जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू तनुष्क अरोड़ा बायोलॉजी। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेशन को। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना। और हमने ग्लाइकोलिसिस को भी देखा था और हम लोगों ने एटीपी को भी देखा था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, और हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. Basically, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था, है ना, हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है ना। ये हम लोगों ने देखा था और भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। और मैं आपको कवर करा चुका था यहाँ तक। और आज से जो हमको पढ़ना है वो है एनिमल्स। यहाँ ये वाली वर्ड से, है ना, ये वाली लाइन से स्टार्ट करना। ये एनसीईआरटी की लाइन से है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक। अच्छा, जो लोग नए हैं और वो सोच रहे होंगे कि सर आपने कब बताया, तो आप जाके चैनल पे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 से आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, तो आपको कंटिन्यूएशन में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Basically जो humans होते हैं ना, human और जो animals हैं, दूसरे animals भी हैं, उनमें क्या होते हैं? different organs होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेने में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन या ब्रेथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. बेसिकली सिंपल सी बात है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। जैसे हम हैं, हम लोग सांस लेते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। जो ऑक्सीजन है वो एयर अपन लंग्स के अंदर लेते हैं, और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट जो उसमें ऑक्सीजन रहती है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड उसी समय बाहर भी चली जाती है। अच्छा, लेकिन जो एनिमल जो बेचारे पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वाटर में कौन कौन रहता है? फिश, है ना। फिश, शार्क एक्सेट्रा, बहुत सारे सारे एनिमल्स रहते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उसी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, सिंपल सी बात है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट डिजॉल्व है वो क्या है? काफी कम, जो कि एयर में प्रेजेंट है उससे। एयर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, बता सकते हो आप? मुझे याद है आपको, तो वो है 21%। 21%, ये पता है। एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं? चलो अच्छा एग्जैक्ट बताऊं। एग्जैक्ट है आपका 20.92%, है ना। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है एयर में? अपन लोग वो बोल देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 21%, लेकिन अगर कोई आपसे एग्जैक्टली पूछे तो वो कितना है? 20.92%। राउंड ऑफ करके हम आएगा कितना वैसे? 21 ही आएगा ना, 92 को राउंड ऑफ कर दो, बट लिटरल जो परसेंट है, एक्चुअल जो परसेंट है वो 20.92। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, वाटर जो है, वाटर के अंदर अमाउंट कम डिजोल्व है। और ये एयर की बात की, एयर में कितना? इतना ज़्यादा 21% है। अच्छा, तो इसका मतलब जब अमाउंट कम डिजोल्व है ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा, सांस लेने का जो दर होगा, जो नंबर ऑफ ब्रेथ लेंगे, वो नंबर ऑफ सांसें लेंगे 1 मिनट में, वो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो रेट ऑफ वो है, क्या है? ब्रीदिंग है, वो लो होगा। और अगर एक्वेटिक की बात करेंगे तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा होगा? हाई होगा। ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स। बेसिकली जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं? अपने वाटर जो है वो अपने माउथ में रखती हैं और उसको पीछे की तरफ पुश करती हैं अपनी गिल्स की तरफ। और गिल्स में क्या हो जाता है? जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाती है? वो अब फिश अपने ब्लड में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है गिल्स से। कौन सी प्रोसेस से हो रही होगी? डिफ्यूजन से ही हो रही होगी। ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। बेसिकली गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन, वो कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर।
वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, हम लोग जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है अभी बताया, 20.92% या 21%, जितनी भी है ना, इतनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, है ना, 0.03%। और कोई बोलेगा कि नाइट्रोजन कितनी है, N2 कितनी है, वो है 78%। ठीक है, एक गैस और मिलती है, आर्गन भी मिलती है, उसका भी ठीक ठाक अमाउंट होता है ना। चलो, बट उस पर नहीं जाते हम लोग। आप बस ये समझ लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, ऑक्सीजन है वो 21% या 20.92% है, और जो नाइट्रोजन है वो 78%। आ गई बात समझ? अच्छा, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। बेसिकली हर एक एनिमल में अलग अलग ऑर्गन्स है जिससे वो ये ऑक्सीजन अपने अंदर बॉडी के लिए लेता है। ठीक है, all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। सिंपल सी बात है, जो भी ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में ऑक्सीजन अंदर आ सके बॉडी के, वो कब हो सकता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा। तो इसीलिए जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि सांस, जो कि हमारी एक्सचेंज, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए बनाए जाते हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, सब में खास बात क्या है कि उनका जो सरफेस एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आ गई ना बात समझ? अच्छा, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का और भैया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाली है, ऑक्सीजन अंदर आने वाली है, और जो ऑर्गन का सरफेस है उसी में क्या होने वाला है, इन दोनों का एक्सचेंज होने वाला है। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। सिंपल सी बात है, ये जो है कि इतना बड़ा काम कर रहा है। बेसिकली अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, और साथ में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं। In order to protect this surface, it is usually placed within the body। सिंपल है ना, हमारे जो लंग्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं कि आप पहले हुए थे और लंग्स बाद में आए थे। लो भाई, ये आपका बच्चा है, बड़ा प्यारा है, इसको टीका लगा लो, नजर ना लगे, और दूसरा ये इसके लंग्स रह गए थे जी, ये लीजिए आप। ऐसा तो नहीं है, बाहर तो नहीं होते लंग्स, है ना। अच्छा, अंदर होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट ही देख लो, वो हमारी बॉडी के अंदर, सभी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान जो है वो बिना हाथ और पैर के जिंदा रह सकता है, हाँ उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होगी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बिना हार्ट के, बिना लंग्स के जिंदा रह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू द एरिया इन एडिशन। बेसिकली ऐसे पैसेजेस होंगे, ऐसे रास्ते होंगे जो कि उस एरिया तक क्या लेके जाते होंगे, ऑक्सीजन को लेके जाएंगे। आ रही है ना बात समझ? है ना। अब बॉडी के अंदर है ना वो प्रेजेंट, तो उस तक तो एयर ले जानी पड़ेगी आपको, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। सिंपल सी बात है, अगर हम एयर को अंदर नहीं लेके आएंगे कोई मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, और क्या अंदर दे के जाती है, O2, और एयर ही बॉडी के बाहर जाती है, क्या लेके जाती है, CO2। आ गई बात समझ? चलो आगे देखते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। सीधी सी बात है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, जो हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, काफी कम है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। सिंपल सी बात है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या है, कम, और जो बॉडी के बाहर है वो क्या है, ज्यादा। The rate of breathing in aquatic organism is much faster than the terrestrial organism। अरे अच्छा, हाँ ये अभी टेरेस्ट्रियल वाले की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, ये सेम चीज़ वापस से आ गई है, तो इसको ये नहीं है, ठीक है, ये छोड़ो। हाँ, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अब हम लोगों को क्या देखना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये देखो ना, ये अभी नहीं पढ़ा था आपने, ये अभी पढ़ा आपने पूरा का पूरा,
कि कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। ये पूरा पढ़ चुके हैं अपन लोग, ये पीछे ये देखो, ये पूरा पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले तो ये क्या होता है, नेजल पैसेज। ये हमारी नाक का ये आपको दिख रहा है पैसेज, और यहाँ पे ना दो ऐसे ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, है ना, जिनमें डाल के छोटे बच्चे मक्खन मलाई निकाल नहीं सर, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो बचपन में तो भाई सब निकालते ना। अच्छा, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, और इन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। दो, और ये क्या है, हमारी माउथ कैविटी है, मुंह से भी तो सांस ले सकते हैं ना, हम ले सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक हिस्सा आया, उसका नाम क्या है, फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में एक खास बात याद रखेंगे कि ये क्या है, कॉमन पाथवे हमारे फूड और वाटर का। फूड और वाटर जो है, सॉरी, फूड और वाटर साथ में एयर भी, बेसिकली हम जो खाते हैं, जो पीते हैं वो, और साथ में जो हमारी एयर है उसका भी क्या है, यहाँ पर कॉमन पाथवे है। ठीक है, यहीं से वो पास होता है। बाद में भले ही क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है कि यहाँ से क्या जाएगी, एयर, एयर के लिए अलग रास्ता बन जाता है, और हमारे फूड के लिए अलग रास्ता, है ना। फूड अगर विंड पाइप में चला जाए तो क्या होता है, ठसका लग जाता है हमको। हाँ, तो ये क्या है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर। अच्छा, चलो ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, ये आता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स। क्या है, वॉइस बॉक्स। हम बोल पा रहे हैं, हमारी आवाज निकल रही है, वो किसके कारण निकल रही है, इस वॉइस बॉक्स के कारण, है ना। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अच्छा, और ये जो हमारा ये पाइप है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पाइप, ये क्या है, ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। क्या है ये, हमारा विंड पाइप। जैसे कि हमारा ईसोफेगस फूड पाइप था ना, वैसे ही यहाँ पे ट्रैकिया क्या है बेटा, विंड पाइप। क्या है, विंड पाइप। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जी ट्रैकिया के अंदर आपको क्या दिख रही है, ये रिंग्स दिख रही है। ये रिंग्स का एक है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। अब बोलोगे कि सर कार्टिलेज की रिंग क्यों है, तो बेसिकली क्या है ना, ये है एक हॉलो स्ट्रक्चर, और हॉलो स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, पिचक सकता है। आप लोगों ने पाइप देखा होगा, पाइप जो सॉफ्ट सा पाइप रहता है, उसको आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो एक दूसरे से उसके अंदर की दोनों वॉल्स क्या होंगी, चिपक जाएंगी। तो अगर चिपक जाएंगी तो क्या, वहां पर जिस भी चीज का पासेज कराना चाहते हो, मान लो वाटर का पैसेज कराना चाहते हो, पाइप की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या वो अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एयर का पैसेज कराना चाहते हो, क्या वो अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कैसा खुला था पहले, अब क्या हो गया, पिचक के सिकुड़ गया, बंद हो गया। तो क्या होता है, अगर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, मान लो ऐसे चिपक गया, है ना, अभी ऐसा था, मान लो एकदम ऐसे एक दूसरे से ये ऐसा चिपक गया, ठीक है, आपने इसको पकड़ के मान लो ऐसे दबा दिया, किसी पाइप को दबाओगे तो ऐसा ही होगा ना, तो बेसिकली कोलैप्स हो जाएगा, जिसके कारण एयर यहाँ से पास नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए क्या होती है, यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज ना आप ऐसे याद रख सकते हो कि बोन का ही सॉफ्टर फॉर्म है। कार्टिलेज को आप ऐसे याद रखते हो, सॉफ्टर फॉर्म ऑफ बोन। ठीक है, जैसे आप अपने ईयर को देखोगे ना, अपने ईयर को आप ईयर को मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगा, है ना। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, बट बोन जितना हार्ड नहीं है। ये भी क्या है, कार्टिलेज, कार्टिलेज है एक टाइप की। ठीक है, ये भी, और हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, सॉफ्टर फॉर्म ऑफ बोन। बोन बहुत हार्ड होता है, बट कार्टिलेज हार्ड नहीं होता। आ गई बात समझ, हमारे यहाँ पर विंड पाइप में भी ऐसे ही कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अच्छा, अब थोड़ा और देखते हैं अपन, और क्या क्या है। एक सेकंड में थोड़ा सा रब कर दूं। ये हो गया, कि आपको मैंने समझाने के लिए बनाया था कि कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए क्या है भाई, यहाँ पे कार्टिलेज है। और फिर से हम एक पेन अच्छा सा चुन लेते हैं। हाँ, इसके बाद दूसरी चीज क्या आई है नीचे, ये देखो, ये आई है लंग्स। क्या है यहाँ पर, लंग्स के देखो, यहाँ पे ये दोनों लंग्स आपको दिख रहे होंगे। देखो, हम लोगों ने देखा था ना कि ये हमारी बॉडी में जहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेलिकेट है तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, इसलिए नेचर ने ये प्रोटेक्शन इन पे लगा के भेजा है। ये प्रोटेक्शन का है, रिब केज है, ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं, रिब केज, रिब्स हैं बेसिकली, इधर रिब्स हैं और इधर भी रिब्स हैं। ये आपको ये इधर भी होंगी, बट ये आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, एक और इमेज दिखाऊं आपको, ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दिख रहा है ना। चलो अच्छा, अब अपन चलते हैं वहीं वापस, आ गई बात समझ। उसके बाद ना देखो, ये ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया इधर जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है विंड पाइप। आ गई बात समझ। जब दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई। क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई। दोनों को मिला के बोल रहे हैं ब्रोंकाई। अगर एक की बात करेंगे ना, राइट साइड वाले की और लेफ्ट साइड वाले की बात करेंगे, तो राइट वाले को बोलेंगे राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, BRONCHUS, राइट ब्रोंकस। और इस वाले को क्या बोल देंगे, लेफ्ट ब्रोंकस। आ गई ना बात समझ, चलो आ गई होगी। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है ब्रोंकस और प्लूरल है ब्रोंकाई। सिंगुलर मतलब एक के लिए और प्लूरल मतलब दोनों के लिए। आ गई ना बात समझ। अच्छा, ब्रोंकाई क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। आगे बात समझ। और ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं। ये देखो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल से ही डिवाइड होते गए और ये एक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। देखो, अगर बहुत सारे की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, एल्वोलाई। और अगर एक की बात करेंगे, मान लीजिए देखो ना, दो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। अगर यहाँ पे वन की बात करेंगे, सिंगुलर की बात करेंगे, तो क्या होगा वो, एल्वोलस। क्या होगा वो, एल्वियोलस। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है ना। और ना ये जो है ना, ये हमारे लंग्स एक ऐसे थिन फिल्म के ऊपर रखे रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। आप बोलोगे सर इसको तो डायफ्राम मतलब जी भी आ रहा है, तो जी का साउंड नहीं आ रहा। हाँ, तो नहीं आ रहा, बेसिकली जी क्या है यहाँ पे, साइलेंट। इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट है मतलब जी। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये देखो, जो मेन एक्सचेंज होता है ना हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस स्ट्रक्चर के कारण होता है, एल्वोलाई। किसके कारण होता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है, प्लूरल वर्ड, ज्यादा होंगे तो एल्वोलाई, और एक की बात करेंगे तो एल्वियोलस। मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ, बढ़ जाए अच्छा आगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डायफ्राम जो रहता है ना, ये डोम शेप रहता है। कैसा रहता है, डोम शेप, ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब हल्का सा डोम शेप रहता है। नॉर्मल कंडीशन में फ्लैट रहता है और हल्का सा से उठा ही रहता है। ठीक है। जब अपन एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की बात करेंगे ना, कि सांस अंदर कैसे जा रही है, हम क्यों जा रहा है अंदर, ठीक है, रीजन है ना कि एयर अंदर क्यों जा रही है और एयर अंदर क्यों बाहर आ रही है। हर एक चीज मैं आपको रीजन के साथ समझाऊंगा, तो चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। आ गई बात समझ। क्या क्या देखा भाई, देख लो, है ना। नेजल पैसेज होता है, नेजल पैसेज अंदर होता है, बाहर जो ओपनिंग है जिससे एयर अंदर जाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ठीक है। उसके बाद क्या पड़ता है यहाँ पे, फेरिंग्स पड़ता है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड वाटर। उसके बाद क्या है, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, है ना। उसके बाद नीचे आ जाओ तो क्या है, विंड पाइप, जो कि है ट्रैकिया। इसमें क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ताकि कोलैप्स ना कर जाए। फिर क्या होता है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। ठीक है। उसके बाद ब्रोंकस क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड होते हैं और छोटे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोल, एल्वोलस या एल्वोलियर सैक बेसिकली। आ रही है ना बात समझ। एल्वोलस एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो एल्वोलाई बोल देंगे। यही क्या है, मेन स्ट्रक्चर है जिससे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। लंग्स किसके ऊपर रखे रहते हैं हमारे, डायफ्राम के ऊपर। आ रही है बात समझ। और ये बेसिकली ये जो जगह है ना, ये जहां हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरैसिक। यहां लिख दूं, थोरैसिक कैविटी, जो RASIC, THORASIC। आ गई बात समझ, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, CAVITY। चलो बढ़ जाऊं आगे, आ गया होगा ये सब समझ मेरे ख्याल से तो। ठीक है, चलो ये एक और आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स वो एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन सी, ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, ये मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ना, ये, चलो एक सेकंड में आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लंग्स के ऊपर, ये वाला, ये ब्लू कलर्स का जो बना हुआ है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा जो लंग्स को ऐसे कवर किए हुए बाहर से, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल
मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, PLUERAL, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरा, PLUERA, प्लूरा। आ गई ना बात समझ। चलो एक बार और देख लीजिए, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रेल, ओरल कैविटी मतलब हमारा माउथ की बात कर रहे हैं, ये देखो ये हमारा फेरिंग्स है, ये हमारा ट्रैकिया है मतलब विंड पाइप, ट्रैकिया डिवाइड हुआ। देखो मैं कह रहा था ना सिंगुलर के लिए ब्रोंकस बोलते हैं और दोनों को साथ में बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोलेंगे। ये है हमारा लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ये हमारा राइट ब्रोंकस, ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग, और देखो बेस ऑफ लंग दिखा रहा है ना ये आपको, ये बेस ऑफ लंग है और ये लंग किस पे रखा हुआ है, डायफ्राम पे रखा हुआ है। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और है नॉट क्लियर डायग्राम है, देखो यहाँ पे आपको रिब्स अच्छे से दिख रही होंगी, बट ये देखो ये आपको रिब्स दिख रही होंगी, ठीक है ना, ये आपको ऐसे रिब्स दिख रही होंगी, दिख रही है ना, ये रिब्स है हमारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, within the lungs the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon like structure called as alveoli। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम लोगों को तो पहले ही बता दिया कि लंग्स जो रहता है उसके अंदर जो हमारा जो लंग्स के अंदर जो देखो ये हमारा क्या था, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप है ना, वो क्या हो रहा था, ऐसे डिवाइड हो रहा था कि नहीं हो रहा था ना डिवाइड। अच्छा, फिर इन इसी को हम क्या बोले थे, ब्रोंकाई। बेसिकली एक दोनों को अगर साथ मिला दोगे तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, और एक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकस। फिर क्या हो रहा है, ये जो ब्रोंकस है ना ये फर्दर डिवाइड करता है काय में, ब्रोंक्यूल्स में, स्मॉलर ट्यूब्स ब्रोंक्यूल में। फिर ब्रोंक्यूल भी और डिवाइड करके क्या रहता है उनके टर्मिनल पे, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो हमको दिख रहा था ना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार। और ये देखो ये दिख रहा है ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यही क्या है, एल्वोलाई या एल्वोलस। आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द एल्वोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, बेसिकली जो एल्वोलाई है वही ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। सिंपल सी बात है, आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो सिंपल है, वहां पर अगर ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगी, ब्लड की रिच सप्लाई नहीं प्रेजेंट होगी, तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। आ रही है ना बात समझ। इसीलिए एल्वोलाई की वजह हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, एल्वोलाई की वॉल्स की वजह बहुत ज्यादा कॉइल नेटवर्क, बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स हमको देखने को मिलता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। देखो क्या होता है जब अपन लोग, देखो डायफ्राम क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में से डोम शेप होता है, ठीक है। जब अपन लोग एयर अंदर लेते हैं, मेरे साथ लो, अच्छा मेरे साथ सांस लो, बेसिकली एयर अंदर लेना, एयर अंदर ली, क्या हुआ, हमारे रिब्स क्या हुए, ऊपर उठ गए। रिब्स ऊपर उठे क्यों, क्योंकि हमारा डायफ्राम कैसा हो गया, हमारा डायफ्राम कैसा हो गया, ऐसा फ्लैट हो गया, ठीक है। अब सांस छोड़ना मेरे साथ, सांस छोड़ा तो हम लोग के रिब्स कहाँ हुई, नीचे की तरफ पुश हुई, क्योंकि हमारा डायफ्राम कैसा हो गया, ऐसा फोल्ड हो गया। आ रही है बात समझ, है ना। जब अपन सांस लेंगे, एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक नापोगे वो ज्यादा मिलेगा, या फिर जो ये एरिया देख रहे हो यहां से यहां तक ये ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है ना, इन दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा मिलेगा, ये वाला। ये कंडीशन कब अराइज हो रही है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं। ये कंडीशन कब अराइज हो रही है, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं। आ रही है बात समझ। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट, जिसके कारण जो हमारी बॉडी के अंदर एयर है वो अंदर चली जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एयर, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एयर चली जाती है। आ रही है बात समझ, क्योंकि हमारी चेस्ट जो कैविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, उसका जो एरिया है वो क्या है, बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, है ना, वही लिखा हुआ है। जब अपन सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और एयर अंदर की तरफ मूव कर जाती है। और जब छोड़ते हैं बाहर तब क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है ना, डोम शेप हो जाता है,
सरफेस एरिया कम हो जाता है और एयर बाहर चली जाती है। आ रही है बात समझ? बिकॉज दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेलाई। सिंपल सी बात है, जब अपन एयर अंदर लेंगे तो बेसिकली एल्वेलाई क्या कर लेंगे, इस एयर से हमारा एक्सचेंज कर लेंगे, क्या CO2 और O2 एक्सचेंज कर लेंगे, CO2 बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा एक चीज, चलो एक बार ना, जब यहाँ पे बात निकली हुई है ना हमारी इसकी कि हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो और डायफ्राम का क्या कर रहे हैं, डायफ्राम क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है ना। चलो अच्छा, तो मैं तुम लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, बहुत अच्छी सी प्यारी सी चीज है, हम लोगों को और अच्छे कॉन्सेप्ट उससे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड ले ली मैंने, तो मैं इसमें तुम लोगों को बताता हूँ क्या होता है। थोड़ा यहाँ से केमिस्ट्री लेंगे, एक इक्वेशन होती है, तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, किसको, प्रेशर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर P, प्रेशर को, PRESSURE, प्रेशर को। ठीक, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो P किसको रिप्रेजेंट, अच्छा एक बात समझो, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रेशर को, V किसको कर रहा है, वॉल्यूम को, N किसको कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, R कर रहा है एक कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट उसको, और T कर रहा है टेम्परेचर को। तो हम लोगों को इन सब पे ध्यान नहीं देना, हम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ से निकालना है। इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली तीन साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉज दिए तब जाके ये बन पाई। तो उसमें से ना एक साइंटिस्ट थे बॉयल, BOIL, सर हमेशा उबलते रहते थे बुड़बुड़ नहीं, उनका नाम ही क्या था, बॉयल, BOIL नहीं, बॉयल। ठीक है, और उन्होंने क्या दिया था, एक बॉयल्स लॉ, क्या दिया था, बॉयल्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है उल्टा, मतलब अगर यहाँ पे तुम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी वाली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड प्रेशर को लिख रहे हैं तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वॉल्यूम, मतलब प्रेशर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को देखेंगे। बेसिकली क्या होगा, अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। आ रही है बात समझ? अच्छा, ऐसे ही अगर तुम वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ? दुनिया में हर चीज कहां से कहां बहती है, हायर टू लोअर। हर चीज की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, बताओ मेरे को बताओ, वो क्या होती है, हायर टू लोअर जाना। ऐसे ही जो एयर भी है ना, वो किससे किसकी तरफ बहेगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। आ रही है बात समझ? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, सेल्स लगातार उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं। मैंने क्या क्या अभी तक बोला, अगर सुनाई ना दिया हो तो एक बार और बोल देता हूँ। वो ये कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हर चीज क्या करती है, मूव करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है प्रेशर अगर कम, अब वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओगे, बेसिकली वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। आ रही है ना बात समझ? हाँ ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। और हर चीज किससे किसकी तरफ मूव करती है, हायर टू लोअर। ऐसे ही जो हायर जो गैसेस होती हैं वो भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, अच्छा हम लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी है उसको लगातार किसकी नीड है, एनर्जी की। किसकी नीड है बेटा, एनर्जी की, है ना। हम लोग देखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन आ कैसे अंदर रही है ना, हम लोग वो देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जा कैसे बाहर रही है, हम लोग वो देख रहे हैं मैकेनिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली गैस की क्या, हाँ, तो एनर्जी चाहिए हम लोगों के सेल्स को लगातार, तो वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, O2 यूज कर रहे हैं। तो ब्लड में O2 की क्या हो रही है, कमी, क्या हो रही है, कमी हो रही है। आ रही है बात समझ? अच्छा, और साथ ही साथ में CO2 क्या हो रहा है ब्लड के अंदर, बढ़ रहा है। O2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और CO2 बढ़ रहा है। ये तो बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि एयर, ओवरऑल एयर अंदर आती है हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। देखो होता क्या है, जब अपन लोग सांस लेते हैं, अभी अपन ने बताया, जब अपन सांस लेते हैं तब क्या होता है, जो हमारी जब अपन सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है, डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है।
होता है कि नहीं होता है ना। ले मेरे साथ सांस लो, सांस ली हम लोगों ने, डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, लंग्स ऊपर की तरफ आए, तो जो हमारी बॉडी की जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। फ्लैट हो गया, पहले डोम शेप था, अब फ्लैट हो गया। इसका मतलब क्या इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम। क्या इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ऑलरेडी अंदर की तरफ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर तो इतनी सारी एयर है, आ रही है ना बात समझ। तो ज्यादा से और अंदर क्या हो गया, कम हो गया, बेसिकली वॉल्यूम कम हो गया, सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा, तो इसीलिए एयर कहां से कहां मूव कर जाएगी, आउट टू इन, आउट टू इन। अब मेरे साथ सांस छोड़ो जरा, ली पहले, छोड़ दिया, अब डायफ्राम कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या हो गई, कम। क्या हो गई, कम। ये वाली कंडीशन निकल के आई, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब बाहर जो है वो कम प्रेशर है, अंदर जो है वो ज्यादा प्रेशर है, तो अब एयर किसकी तरफ, कहां से कहां मूव कर जाएगी, इनसाइड टू आउटसाइड, है ना। कौन से नियम के कारण हो रहा है, कौन से लॉ के कारण हो रहा है, ये सब बॉयल्स लॉ। बेसिकली इसके कारण नहीं हो रहा, बस ये जो हमारा गैसेस जो हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये किसको फॉलो करते हैं हम, कौन से रूल को, कौन से लॉ को, तो वो है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है वो, बॉयल्स लॉ। वो क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आ गई बात समझ। बेसिकली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वही है, वही बात है, ठीक है ना। कि आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम कम करने पे प्रेशर बढ़ जाता है। आ गई बात समझ, चलो आ गई होगी, है ना। चलो चलते हैं अब अपन वापस से अपनी पुरानी कहानी की तरफ, गो टू स्लाइड 100 पे चलते हैं। हाँ देखो, यही अपन लोग देख रहे थे, चलो आगे। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli. Basically जो blood होता है वो क्या होता है, पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है alveoli के पास। अब कैसे लाएगा, बहुत सारे alveoli होते हैं, पता है आपको ना, मिलियंस ऑफ alveoli स्ट्रक्चर्स होते हैं, alveolar स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी लंग्स में। अच्छा, तो लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वलाई के आसपास क्या था, अपन ने अभी पढ़ा था, एक्सटेंसिव ब्लड नेटवर्क, बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है वहां पे। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। बेसिकली जो एल्वुलर एयर में ऑक्सीजन रहती है वो क्या होती है, ब्लड उसको ले जाता है, और जो एल्वुलर ब्लड वेसल्स है, मतलब जो एल्वुलाई के आसपास की ब्लड सप्लाई है, वो उस एयर को, ऑक्सीजन वाली एयर को, जो ऑक्सीजन अंदर आ चुकी है अब, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, हमारे दूसरी बॉडी, दूसरे सेल्स ऑफ द बॉडी को। क्योंकि लगातार हर सेल में क्या चल रही है, रेस्पिरेशन चल रही है, जिससे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। कई सारी रिएक्शंस के लिए वो एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, तुम लोगों को पता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितनी बार ब्रीथ करता है, मतलब ब्रीथ करना है 1 2, तो नॉर्मली 16 से 18 बार ब्रीथ करता है, बेसिकली 16 बार तो ब्रीथ करता है, ठीक है। आ गई बात समझ। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है जब ये प्रोसेस चल रही है ना, एयर अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की, तो अभी भी लंग्स के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ बेसिकली एयर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, और उस जो बची हुई एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ताकि लंग्स जो है ना वो एकदम से पूरे के पूरे पिचक ना जाए, पूरी एयर बाहर निकाल लोगे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे ना, एल्वुलाई बर्स्ट हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे हम, क्योंकि जिससे हम ऑक्सीजन एक्सचेंज करते थे वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने वाला स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो चुका है। आ रही है बात समझ। तो इसीलिए लंग्स में क्या छोड़नी पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर छोड़नी पड़ती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। साथ में ये जो एयर है ये क्या प्रोवाइड, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी, है ना, थोड़ी बहुत तो होगी। तो इसीलिए ये क्या कराती है, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करवाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होने के लिए। बेसिकली ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी।
आ रही है बात समझ। लेकिन मेन एम क्या है मैंने आपको बता दिया, मेन एम ये है कि लंग्स कोलैप्स ना हो, इसलिए क्या मेंटेन करके रखता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एयर भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने 16 लिखा था अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। 16 क्या है, नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो एक ह्यूमन बीइंग लेता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये 12 से 16 हो सकती हैं, 16 ही होती है मेनली। चलो ठीक है। अच्छा, व्हेन द बॉडी साइज, बीट मत समझ लेना इसको, बीट तो 72 टाइम होती है, हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, लंग्स की बात कर रहे हैं, अंदर अंदर लेना बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो क्या होता है, अब यहाँ से डिफ्यूजन प्रेशर आ गया है ना, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ। चलो तो अपन चलते हैं वापस से ब्लैंक स्लाइड की तरफ। कहाँ गई ब्लैंक स्लाइड, ये मैंने इसके पहले लिखी, हाँ ठीक है। तो बेसिकली ना एक वर्ड आता है डिफ्यूजन, क्या आता है, डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की अगर अपन डेफिनेशन देखें ना, तो डिफ्यूजन का बेसिक मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों। क्या बोला मैंने, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो गैस के हों, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम from the region of from the region of their higher concentration to their lower concentration, to their higher concentration, higher concentration to their lower concentration। किताबी डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि बेसिकली क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। कभी आप लोगों ने अगरबत्ती जलाई है क्या, है ना, कभी अगरबत्ती जलाई है, जलाई होगी, हाँ सर, साइकिल छाप अगरबत्ती पेपर में पास करा दो भगवान है ना, प्रमोशन नहीं कर रहा, चिंता मत करो किसी का भी, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगरबत्ती जलाई और आलोक नाथ अंकल का एड भी आता ना मस्त सा, तो बहुत प्यारे एक्टर है। चलो बट वो बात हम अलग रखते हैं, हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। तो अगरबत्ती हम क्या करते हैं, एक कोने में जलाते हैं रूम के, और जो खुशबू है वो हर एक कोने में फैल जाती है, एक कोने में जलाओगे हर एक कोना महकेगा, है ना, वाह भाई वाह। तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना वो एक पॉइंट से हर एक पॉइंट, या हम बोलें कोई भी दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज। क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज। बेसिकली यहां से यहां पर चले जाते हैं। आ रही है बात समझ, चाहे वो सेंट के हों, चाहे वो बैड स्मेल के हों, है ना, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो, चाहे वो बैड स्मेल हो, कुछ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा अभी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, हम ये समझ गए क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आ गई बात समझ। अच्छा, अब बात करते हैं मूवमेंट होता क्यों है, मूवमेंट होता क्यों है। बेसिकली ना मान लेते हैं ए पॉइंट है, ए पॉइंट है ना, इस पे इतने सारे क्या हैं, पार्टिकल्स, क्या हैं, पार्टिकल्स, काय के, सैंड के मान लेते हैं हम, किसके मान लेते हैं, सैंड के। भाई सैंड भी तो एयर में मिलने के बाद गैस ही बन जाएगा ना, है ना। ये देखो कितने सारे पार्टिकल हैं, कितने सारे पार्टिकल हैं, कोई शक नहीं। यहाँ पे क्या थे, बहुत कम पार्टिकल थे, मान लेते हैं एक दो, या फिर एकदम है ही नहीं। भाई सैंड ही तो पहले से रूम में था नहीं, तो अपन लोग यही मानेंगे कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, है ना। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, बी पॉइंट पे। अच्छा, अब ना यहाँ पर क्या होगा, अच्छा रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, एकदम 0 डिग्री पे रहते हैं क्या अपन, नहीं रहते ना। रूम टेम्परेचर में अगर पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, तो फिर भी टेम्परेचर कितना रहता है, जितना हमारे एनवायरनमेंट का उससे 10-12 डिग्री कम रहता है ना। अंदर क्या रहता है, 10-12-5 डिग्री का फर्क मिलता ही है अपने को ना, 10-12 डिग्री का फर्क देखने को मिलता है। और बेसिकली साइंटिफिकली हम लोगों ने जो रूम टेम्परेचर माना है, असाइन कर दिया है, वो मान लिया 27 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना।
अच्छा, यहां पर क्या होता है, हर एक पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसकी क्या है, एक ना एक एनर्जी, उसकी कोई ना कोई क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी। मान लेते हैं यहां से हमने एक पार्टिकल उठाया और उसकी एनर्जी को क्या बोल दिया, E1। क्या बोल दिया, E1। यहां से हमने दूसरा पार्टिकल उठाया, उसकी एनर्जी को क्या बोल दिया, E2। यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है। अब बोलोगे सर ये एनर्जी कहां से आई, बेसिकली देखो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, तो क्या है इन पार्टिकल के पास, किसने एक्साइट किया इनको, किसने इनको एनर्जी दी, वो है थर्मल एनर्जी। क्या है, थर्मल एनर्जी। आ रही है बात समझ, किसके पास है, वो इन पार्टिकल के पास है, जिसके कारण थर्मल एनर्जी के कारण इनके पास क्या आई, एनर्जी आई। और मूव करेंगे ये, और कोई भी मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, है ना। बोलते हैं कि नहीं, एनर्जी पोजेसेस बाय अ मूविंग पार्टिकल या मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, होगी, ये यहां से यहां मूव करें, सिंपल सी बात है, एन पार्टिकल। अगर हम इन E1 प्लस E2 प्लस En, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहां से इक्वल टू मिलेगा हमें कैपिटल E, मतलब इन सारे पार्टिकल की एनर्जी। और इन सारे पार्टिकल की एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन गैसेस मूव कर जाती है। आ रही है बात समझ। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो इनफ है, मतलब डायरेक्टली एयर क्या हो जाती है, बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो जाती है उन ऑर्गेनिज्म में, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, इनफ है। बट जैसे कि हम हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है ना, उनके लिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। बेसिकली डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, एनर्जी तो है, बेसिकली ये जो एनर्जी है ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कराने के लिए। आ रही है मेरी बात समझ, आ रही है ना, ठीक है। चलो ये समझ गए डिफ्यूजन प्रेशर होता क्या है। चलो अब अपन चलते हैं बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है, जो कि ये है हमारा, ये वाला हम लोग देख रहे थे, नहीं नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ये देखो, डिलीवरी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली जो हमारी ऑक्सीजन है ना वो अकेली, उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या है, वो अकेला पूरी बॉडी में पहुंचा नहीं सकता ऑक्सीजन को। तो हम लोगों की बॉडी में क्या डाल के भेजा भगवान ने, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन। क्या है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, है ना। आयरन इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आयरन रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन के अपटेक में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में किसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का, फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। बेसिकली इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। बेसिकली आपको मालूम है ना, जो हमारे लंग्स हैं उसके अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, एल्वेलाई है कि नहीं। एल्वेलाई के आसपास किसका नेटवर्क था, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क था। रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, मालूम होगा आपको, सुना होगा आपने बचपन से, नहीं सुना तो सुन लो अब, है ना। ब्लड हमें रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन ब्लड के कौन से कंपोनेंट, कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है, आरबीसीज में प्रेजेंट रहता है। आरबीसीज बोले तो रेड ब्लड सेल्स। और यही रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही कैरी करता है इस ऑक्सीजन को कहां तक, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज तक। आ रही है, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। सिंपल सी बात है भाई साहब, जो हमारी बॉडी में जहां पे डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की वहीं पे तो मूव करेगा। देखो आप लोगों ने अभी यहाँ पे डिफ्यूजन समझा था, ये अभी बताया, तो जहां पर ज्यादा था वहां से कम की तरफ ही तो मूव कर रही है ना, है ना। तो कोई भी चीज ज्यादा से किधर तरफ मूव करती है, कम की तरफ। आ रही है बात समझ, ज्यादा से कम की तरफ। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, और याद रखना, कोई भी अगर दो गैस डिफ्यूज हो रही होंगी ना, कभी भी डिफ्यूजन चल रहा होगा दो गैस का, मान लेते हैं यहाँ पे O2 है और यहाँ पे CO2 है, तो इनको आपस से कोई लेना देना नहीं है कि मैं
कितनी हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ या वहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपल सी बात है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। इनको बस इतना मालूम है कि अगर O2 को A से B जाना है तो बस इतना सी कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होने चाहिए, जहाँ से जाना है वहाँ ज़्यादा होने चाहिए, जहाँ पर पहुँचना है वहाँ कम होने चाहिए, बस इतना। इनको कोई मतलब नहीं यहाँ पे CO2 कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इसको कोई मतलब नहीं। O2 को कोई मतलब नहीं है CO2 से, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो O2 प्रेजेंट है उसको इससे कोई मतलब नहीं, अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना हुआ तो वो सिंपली चली जाएगी। ऐसे जो CO2 है ना उसको कोई मतलब नहीं ये वाली O2 से, उसको यहाँ से यहाँ जाना हो तो वो इजिली चली जाएगी। तो कुल मिला के एक गैस का डिफ्यूजन दूसरी गैस की डिफ्यूजन को प्रभावित या इफेक्ट नहीं करता। आ गई बात समझ? चलो अच्छा, in human beings the respiratory pigment is hemoglobin which has a very high affinity with oxygen। ठीक है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग कैपेसिटी। एफिनिटी का मतलब है बॉन्डिंग कैपेसिटी। क्या है? बॉन्डिंग कैपेसिटी या फिर अट्रैक्शन की अट्रैक्ट होने की कैपेसिटी। एफिनिटी का मतलब बस याद रखो कि क्या होता है, ये अट्रैक्शन या फिर प्यार से रिलेटेड है। बेसिकली एफिनिटी रखना यानी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखना। तो ये बहुत ज्यादा बॉन्डिंग कैपेसिटी रखता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में, और ये उसके साथ इजिली बॉन्ड हो जाता है। आ रही है ना बात समझ? और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और बस ये हीमोग्लोबिन जो रहता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। आ गई बात समझ? दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। वही है कॉर्पस्कल्स बोले तो सेल्स, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। बेसिकली वाटर में कम सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मोर, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इजीली सॉल्युबल होती है ना वाटर में, इसीलिए वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट होती है किसके फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। हमारे ब्लड में तो वाटर भी प्रेजेंट है ना। बेसिकली हमारा ब्लड क्या है? हमारा ब्लड है प्लाज्मा, प्लाज्मा जिसमें ये सारे के सारे सेल्स हैं, और प्लाज्मा और आरबीसीज भी प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। और साथ में प्लाज्मा का जो मेन पार्ट है ना वो क्या है? वाटर है। और ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो मेनली किस में डिसॉल्व होके पहुंचती है? इस प्लाज्मा में। प्लाज्मा में भी बताया ना वाटर है और भाई बहुत सारे सेल्स हैं, साथ में क्या है? आरबीसी भी, तब जाके क्या बनता है यहाँ पे? ब्लड। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी। मेरी अवार्ड विनिंग राइटिंग को देख के आप आईफा अवार्ड मत दे देना मेरे को, ठीक है। तो ये समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में बेसिकली बॉन्ड होके या फिर समझ लो डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है हमारे दूसरे दूसरे टिश्यूज तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरे दूसरे टिश्यूज से वापस आती है, ज्यादातर किसमें डिसॉल्व होके आती है? हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है ना। ब्लड के भी कौन से कंपोनेंट के अंदर? प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा में क्या है सबसे ज्यादा? वाटर। आ गई बात समझ? चलो, इफ एलुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी? तो बेसिकली देखो ये क्या बोल रहे हैं, पीछे जाना पड़ेगा, आगे आगे लगता है। ठीक है, इफ द एलुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम एलुलर सरफेस को पूरा स्प्रेड करके देखेंगे ना तो हमें कितना एरिया मिलेगा? 80 मीटर स्क्वायर का। और तुमको पता है हमारी बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है? नॉर्मल एक एडल्ट का बॉडी का सरफेस एरिया होता है 1.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल भी ले लोगे ना, किसके इक्वल ले लोगे? 2 मीटर स्क्वायर के इक्वल ले लोगे, मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर होता है, तो भी कितने गुना टाइम्स बढ़ाया है हमारी बॉडी के, कितने गुना टाइम्स ज्यादा सरफेस एरिया एलुलाई के अंदर? 80 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर गुना कितने? हमारी बॉडी के सरफेस एरिया को इंटू 40 करोगे तब जाके एलुलर सरफेस एरिया बनेगा, है ना। सोच लो कितना ज्यादा होता है एलुलर सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए? एक्सचेंज हो पाए गैसेस का। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो पा रहा है अच्छे से? बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया। आ रही है ना बात समझ? इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन द बॉडी इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल टेक 3 years टू मूव अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर टोज टू आवर लंग्स। बेसिकली अगर हम में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता ना तो कितने साल लगते एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारे टोज तक जाने के लिए? 3 साल। कितने लगते? 3 साल। समझ रहे हो बात को? आर एन टू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। हाँ, हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को,
कि भैया थैंक यू आपका कि आपने हमको बचा लिया, इतना हीमोग्लोबिन हमको दे दिया और बेसिकली हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स दिए जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना। और आपको मालूम है अच्छा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? एनीमिया, है ना, एनीमिया डिसीज हो जाती है, खासकर फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है एनीमिया। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता था कि ना एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मोकिंग, ठीक है। बहुत ही गंदी आदत है, कभी भी ये किसी को भी ना लगे लाइफ में, और अगर कोई इससे चपेट में भी है तो वो छोड़ दे तुरंत के तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये खत्म कर देगी आपको। बेसिकली स्मोकिंग से ना एक डिसीज होती है, उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, ठीक है। ये जो एम्फाइसीमा है ना, इसमें पता है क्या होता है एम्फाइसीमा में? बेसिकली जो हमारा ये जो आप देख रहे थे ना, चलो दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारा एल्वोलाई। क्या होता है, उस स्मोक के धुएं से, बेसिकली उस स्मोक जो आप सिगरेट स्मोक करते हैं, कोई भी करता है, आप तो नहीं करते होंगे, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं भी आपकी कैटेगरी के बहुत अच्छे बच्चे हूँ, हम लोग नहीं करते सब। बट जो भी करता है ना, पता है क्या होता है, ये जो एल्वोलाइज है ना, ये हो जाते हैं बर्स्ट। क्या हो जाते हैं? बर्स्ट। बेसिकली तुम ये सोच रहे हो कि हर एक इंसान जब सिगरेट पी रहा है तो वो कुछ ना कुछ अपने एल्वोलाई को क्या कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है, मतलब अपने रेस्पिरेटरी सरफेस को, जो गैस एक्सचेंज होने के सरफेस को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे करके इस सरफेस को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तभी तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका स्टेमिना जीरो होता है, साथ में कैंसर सबसे बड़ी बीमारी होती है ना। तो इसलिए कभी भी लाइफ में स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, ना एक्टिव करनी चाहिए ना पैसिव। एक्टिव का मतलब है सिगरेट लेके पीना, और पैसिव का मतलब होता है कि आप कोई सिगरेट पी रहे हो, आप उसके बाजू में खड़े हो तो वो धुआं इनहेल कर रहे हो आप, तो वो पैसिव स्मोकिंग है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, एक्टिव भी पैसिव भी। तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि क्या होता है, एम्फाइसीमा होती है स्मोकिंग से, एक बहुत ही गंदी डिसीज होती है, और कैंसर भी होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वुलाई है ना वो बर्स्ट हो जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी गैस, जो हमारे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के सरफेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम होता है, और धीरे धीरे करके बॉडी से ऑक्सीजन का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो जो पर्सन है उसको हमेशा खांसी भी, कफ भी रहता है, और हमेशा खांसी रहती है उस पर्सन को। देखना आप कभी जो सिगरेट पीता है उसको ज़्यादा खांसी होती है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है उसकी, और दूसरी बात जो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, वो हाफेगा भी, क्योंकि प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैस का। स्मोकर्स दौड़ भी नहीं पाते ज़्यादा देर, बहुत कम दौड़ पाते नॉर्मल पर्सन से, जो स्मोकिंग नहीं करता, जिसने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, ना वो एक्टिव स्मोकिंग में इन्वॉल्व हुआ ना पैसिव स्मोकिंग में इन्वॉल्व हुआ। चलो ठीक है, समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जानी थी, है ना। चलो ठीक है, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करो यार, क्योंकि ना वो क्या है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए बस यही कहना था, और ना मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और तुम कुछ बहुत अच्छा करने के लिए पैदा हुए हो इस दुनिया में, याद रखना, और तुम वो कर सकते हो, ठीक है, मेरी बात पे हमेशा भरोसा रखना। चलो बाय।